आपसे भी जुड़ी है और राजनीतिक भूचाल लाने में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल देश में इस बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। कॉलम और बढ़ा दिया जिसमें जाति लिखी जाएगी, तो इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। कई दल पहले मांग करते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो क्या तो हमारा खर्चा हो जाता ना, अतिरिक्त खर्चा हो जाता कि केवल उस जाति की जातिगत जनगणना कराने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है, तो देश का कितना खर्चा हो जाता। लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी हो ही रही है, तो एक कॉलम ही तो बढ़ाना है कि जाति उसमें लिख दी जाए, बस बिना खर्चे के, और ये काम हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहलगांव में जो घटना हुई है उससे ध्यान हटाने के लिए सड़कों पर कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये ताकत तो है कि भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लेकर आए। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य के नगरीय निकायों के चुनाव टालने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। इस बीच इस मसले पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से लगाई गुहार, संवैधानिक कर्तव्य की हो रही अनदेखी। निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट सख्त, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। राजस्थान में 55 नगर पालिकाएं अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के मुताबिक 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करते ही उनके चुनाव कराए जाना अनिवार्य है। लेकिन राजस्थान की सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रही है।
सिरोही के पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार रहे संयम लोढ़ा की हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और निर्वाचन आयोग से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। चुनाव नहीं कराने और प्रशासक नियुक्त करने पर राज्य के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और आनंद शर्मा जी ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उम्मीद के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संयम का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत ने लिखा, राजस्थान की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं। जिला कलेक्टरों ने जनता की आपत्तियां दर्ज कर आगे कार्रवाई करने के बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं और कलेक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा काम राज्य सरकार के स्तर से हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति में विश्वास करती है, नियम कानून कायदे में विश्वास रखती है, जन सहूलियत का ध्यान रखती है और इसलिए वर्तमान पुनर्गठन में सभी आवश्यक बातों का ध्यान रखकर नियमानुसार पुनर्गठन किया जा रहा है। सरकार कहती रही कि वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन के कवायद में जुटी है। सभी निकायों का पुनर्सीमांकन किया गया है, परिसीमन का काम जारी है। इसके बाद राज्य सरकार नवंबर में चुनाव करवाने की कोशिश करेगी। सरकार ने इसे बार बार दोहराया भी है कि तब तक के लिए पंचायतों और निकायों में प्रशासक लगाए गए हैं। जब उन्होंने निकायों का पुनर्गठन किया तो जहां उनका वोट बैंक है वहां पर उन्होंने बहुत छोटे छोटे कई वार्ड बना दिए और जहां उनका वोट बैंक नहीं है वहां पर बहुत बड़े बड़े वार्ड बनाकर उनके विरोधी मतदाताओं का प्रतिशत निकाय में कम हो, इसका पूरा प्रबंध किया। आपको बता दें कि राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंचों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में शहरी निकायों के चुनाव टालने का मामला भी महत्वपूर्ण बन गया है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब पर निगाहें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विमान रनवे पर थी और उड़ान भरने के लिए रवाना हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान विमान में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस एप्रन में लाया गया। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जयपुर से दिल्ली जा रही थी, लेकिन फ्लाइट को वापस कर लिया गया है। इस बारे में कहा जा रहा है कि विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन समय रहते फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले ही इस बारे में जानकारी मिल गई। जयपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 191199 उस समय अफरा तफरी मची जब टेक ऑफ से ठीक पहले रनवे पर विमान में तकनीकी खराबी आ गई। सभी यात्री बोर्डिंग कर चुके थे और विमान रनवे की ओर रवाना हो चुका था। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही 21 करोड़ 51 लाख की चल अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। यूनिवर्सिटी असली, डिग्रियां नकली। डिग्रियों के फर्जीवाड़े पर ईडी का शिकंजा।
25,000 फर्जी डिग्रियों का खुलासा, 30 करोड़ का फर्जीवाड़ा। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में डिग्रियों के फर्जीवाड़े में ईडी ने फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर पुनीत गोदावत की 84,82,000 की संपत्ति अटैच की है। इस मामले में ईडी अब तक 21 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने करीब 25,000 फर्जी डिग्रियां जारी की और उसके बदले छात्रों से करीब 30 करोड़ रुपए वसूल लिए। आरोपी जेएनयू के चेयरमैन कमल मेहता ने 4 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी के बिना नियुक्त किया था। इन कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र जारी किए। ये कोऑर्डिनेटर्स पूरे फर्जीवाड़े में एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। इनके जरिए ही इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इन कोऑर्डिनेटर्स ने केंद्र और उप केंद्र बनाए जो छात्रों से फीस और फॉर्म जमा करते थे, परीक्षा आयोजित करते थे और परिणाम घोषित करते थे। ये एक पूरा संगठित सिंडिकेट तैयार किया गया था जिसमें जो है फर्जी डिग्रियां उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के बिना 4 राष्ट्रीय समन्वयों की नियुक्ति की और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के फर्जी हस्ताक्षर कर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। इन समन्वयकों ने देश भर में उपकेंद्र खोलकर छात्रों को फीस और आवेदन एकत्रित किए, परीक्षा आयोजित की और फर्जी परिणाम जारी कर ईडी ने अब तक 2 अनगिनत कुर्की आदेश जारी किए। लगभग 21 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति अब तक जो है कुर्क कर ली है। कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे जैसे परतें खुल रही है वैसे वैसे ईडी लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। खबर चूरू से है, जहां पर सुभाष चौक पर स्थित GR&, सन्स ज्वेलर्स शोरूम के बीती रात ताले तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई। वारदात को अंजाम देने आए 3 बदमाश शोरूम के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए। पुलिस तीनों बदमाशों को चिन्हित कर तलाश कर रही है। इस वारदात को लेकर बुधवार को शोरूम मालिक ने कोतवाली थाने में परिवाद दिया है, जिसमें घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ज्वेलरी शोरूम के मालिक का कहना है कि दुकान के बाहर और गली में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बीती रात करीब 1:07 पर 3 व्यक्ति शोरूम के आसपास घूम रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने पहले लोहे के सरिये से CCTV कैमरे का एंगल चेंज किया और उसके बाद दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। दुकान मंगल करके हमेशा की तरह घर चले गए। सुबह आके दुकान खोलने के टाइम दुकान आए तो देखा कि ताला थोड़ा डैमेज हुआ मिला। ताला डैमेज हुआ मिलने के कारण अंदर आकर और CCTV चेक किया तो 3 युवकों द्वारा दुकान के ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें वो सफल नहीं हो सके। पुलिस को परिवाद हमने पेश कर दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब बात उस खबर की जो राजस्थान के लोगों के चेहरे पे खुशी लाएगी, एक उम्मीद की किरण लाएगी। दरअसल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पाकिस्तान में बहकर जाने वाली सिंधु नदी समेत अन्य नदियों का पानी पश्चिमी राजस्थान को देने की मांग की है। इससे पहले पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द होने की घोषणा के बाद ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने भी PM मोदी को 67 विधायकों और मंत्रियों के का वैल्यू समझने वाला, जो अगर बाड़मेर की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ हैं। भाटी साहब, पानी का वैल्यू तो पश्चिमी राजस्थान से ज्यादा कोई शायद ही कोई समझ सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपदा में अवसर नहीं है, ये आपदा में आवश्यकता है और जिसकी पूर्ति होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आपने बताया कि पानी जो कहीं वेस्टर्न राजस्थान में तालों में रखा जाता है, कहा जाता है कि साहब घी सस्तो है पानी मांगू है, तो वहां पे अगर इस पानी को, सिंधु जल समझौते के पानी को अगर भेज दिया जाए तो वेस्टर्न राजस्थान की जो स्थिति है वो बदल सकती है। एक जल संकट जो काफी लंबे सालों से चल रहा है वो खत्म हो सकता है। और निश्चित रूप से जो सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। पर मेरा साथ ही साथ निवेदन है कि आप वेस्टर्न राजस्थान को वो पानी दीजिए ताकि आने वाला दौर याद करे कि वाकई कोई एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में रहमानिया मस्जिद के सामने खड़ी एक बाइक को अज्ञात शातिर चोर पलक झपकते ही उड़ा कर ले गए। शातिर चोर की करतूत CCTV में कैद हुई, जिसमें अज्ञात वाहन चोर सामने से आकर 2 मिनट के भीतर ही बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोरी कर ले जाते हैं।
पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली थाना पुलिस को भी दी है। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश में जुटी है। तो पलक झपकते ही बाइक कैसे उड़ जाती है, जरा ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाइए। मात्र 13 सेकंड, जी हां, मात्र 13 सेकंड के अंदर बाइक चोरी कर चोर फरार हो गया। और अब ये सीसीटीवी में फुटेज जो कैद हुई है, इसी के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है इस चोर की। अपने चेहरे को ढका हुआ है इसने, चाबी लगाई, आसानी से बाइक स्टार्ट की और वहां सिर्फ 13 सेकंड के अंदर चोर इस बाइक को चोरी कर फरार हो गया। और अब आपको भीलवाड़ा की एक तस्वीर दिखाते हैं। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस कार्रवाई के बाद एक बदमाश के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 हिस्ट्री शीटर मध्य प्रदेश से हथियार लेकर एक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने चारों बदमाशों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, हत्या की वारदात को देने वाले थे अंजाम। भीलवाड़ा में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्री शीटर घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना थी कि कुछ हिस्ट्री शीटर्स मध्य प्रदेश से हथियार लेके आ रहे हैं और उनका मर्डर करने का प्लान था मांडल एरिया में, और इस पे टीम गठित की गई थी, जिसमें आईपीएस प्रोबेशनर जतिन जैन और एसएचओ हमीरगढ़ संजय गुजर, इन्होंने बदमाशों को इंटरसेप्ट किया, वार्निंग दी, और जिस पर इन्होंने मुलजिमों ने फायरिंग की। पुलिस की गाड़ी पे गोली लगी और जवाबी फायरिंग में जो हिस्ट्री शीटर सिकंदर है उसके पैर में गोली लगी, जो अभी इलाजरत है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर को गोली लग गई। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि प्रेम प्रसंग के चलते इनका किसी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये मांडल इलाके में हत्या करने के लिए जा रहे थे। कोई भी अगर किसी भी तरह का अपराध करने का कोशिश करेगा तो उस पर हमारी निगरानी रहती है, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग अपराध होने से पहले रोके। पिछले 6 महीने अगर आप देखेंगे तो हमने ऐसे लगभग 6 प्रकरण जहां मर्डर हो सकता था उसे हमने बचाया। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने अपराधियों को साफ चेतावनी दी है कि पुलिस लगातार उनकी निगरानी कर रही है। ऐसे में अपराधी या तो क्राइम छोड़ दे या भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दोपहर में एक महिला रेखा शर्मा ने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क लिया। समय रहते हालांकि सीआई बेगाराम मीना और एक महिला कांस्टेबल ने उस महिला को पकड़ा और अंदर ले गए। ऐसे में महिला की जान बाल बाल बचाई गई। बता दें कि धूलियाबास स्थित मकान मालकिन रेखा ने सुसाइड की कोशिश की है। दरअसल किराएदार बनवारी लाल सोनी द्वारा मकान खाली नहीं किए जाने से महिला पीड़ित थी। इस मामले में सीआई बेगाराम मीणा ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझाइश की कोशिश जारी है। तो बदहास ये महिला आप देख पा रहे हैं, जिसको आखिरकार बचा लिया गया है। सुसाइड की कोशिश ये महिला कर रही थी। और मारो राजस्थान में वक्त है एक ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भरतपुर पहुंची एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए। दरअसल वसुंधरा राजे पहुंची थी, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक विजय बंसल ने अलग से उनसे बातचीत की है। पार्टी के कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज भरतपुर पहुंची थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ये उनका निजी दौरा बताया जा रहा है। एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची, लेकिन जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने नेता के यहां पहुंचने की जानकारी मिली, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए यहां पर पहुंच गए।
और विधायक विजय बंसल को भी आप देख सकते हैं अलग से काफी देर उनकी बातचीत वसुंधरा राजे से होती रही है। इस दौरान कई पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण की परिवर्तन शाखा ने बुधवार को बड़ा एक्शन लिया और शहर की बहुमूल्य सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया। जेडीए जोन 05 के रानी सती नगर में करीब 20 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए है। जमीन पर अवैध दीवारें, पार्किंग, फेंसिंग और गेट लगाए गए थे, जिन्हें जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। वहीं जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में नाले की सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई पत्थर की 4 दीवारी और ढांचों को तोड़कर कब्जा मुक्त किया गया। इसके साथ ही जोन 7 में स्थित एक मैरिज गार्डन को नियम के मुताबिक सील किया गया। खबर जयपुर से है। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एशियाई विकास बैंक की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका के बीच मुलाकात हुई है। दोनों के बीच राजस्थान में बुनियादी ढांचे के विकास पर अहम चर्चा हुई है। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले म्हारो राजस्थान में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल मधुमक्खियों के हमले से बचते वक्त ये शख्स कुएं में गिर गया था। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मनोहर थाना सीएससी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। जावर थाना क्षेत्र के भूलन खेड़ी गांव की ये घटना है। तो झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मधुमक्खी के हमले से बचने के चक्कर में एक शख्स कुएं में गिरा, जिसकी मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। अलवर के सिलीसेड़ी इलाके के अलग अलग गांव में पिछले कुछ दिनों से 6 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि मामले में डीएम ने साफ कर दिया है कि मरने वालों का संबंध सीधे तौर पर शराब से नहीं है। वहीं गांव वाले खुलकर कह रहे हैं कि 6 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। अलवर के सिलीसेड में 6 लोगों की संदिग्ध मौत। डीएम ने शराब के चलते मौत से किया इनकार। 6 में से 3 में हमें ये जानकारी मिली है कि उनका तो शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं। गांव वालों का दावा, अवैध शराब ने ली जान। अलवर के सिलीसेड इलाके में अलग अलग गांव में पिछले कुछ दिनों में हुई 6 लोगों की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है। गांव वालों को पूरा यकीन है कि ये मौतें जहरीली शराब के पीने के चलते हुई हैं, जबकि प्रशासन इस बात को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है। हालांकि संदिग्ध मौत की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी और स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त टीम गांव में पहुंची और 3 गांव के घरों का सर्वे किया और रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी। वहीं इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला का साफ कहना है कि 3 मौतों का संबंध शराब से बिल्कुल नहीं है, जबकि 3 लोग आदतन शराब के आदी थे। हर एक के घर जाके हमारी टीम ने बहुत ही डेप्थ में जाके तफ्तीश की है। 6 में से 3 में हमें ये जानकारी मिली है कि उनका तो शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। परिवार वालों ने ये बताया है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, किसी कीटनाशक के स्प्रे के बाद उनको सिम्टम्स आए, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे में एक हाई बीपी की कागज मिले हैं, जो सीएमएचओ साहब ने देख के हमें ये बताया है कि शायद ये हाई बीपी की वजह से मृत्यु हुई है। और तीसरे में परिवार ने दमा का अटैक बताया और उसकी दवाइयां भी दिखाई हैं। इन तीनों का ही शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। जिला कलेक्टर ने ये रिपोर्ट के आधार पर साफ कर दिया कि 3 लोगों की मौत आदतन शराब पीने से हुई है, जबकि बाकी 3 का संबंध शराब से कतई नहीं है। हालांकि पुलिस और संबंधित विभागों की टीम मामले की जांच कर रही है। आबकारी विभाग की तरफ से तीनों गांव के अलावा आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कच्ची और अवैध शराब बनाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन भले ही कुछ कह रहा हो, लेकिन गांव वाले साफ कह रहे हैं कि जिन भी लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। यहाँ पे कच्ची शराब बाहर से सप्लाई होती है, उसको लोग पीते हैं। 5-7 दिन के अंदर अंदर ही 6-7 मौत हो चुकी है। यहाँ ये शराब के कारण हुई है, तो ये कच्ची शराब की सप्लाई बंद होनी चाहिए। गांव वाले बता रहे हैं कि कुछ लोग जहरीली शराब बेचते हैं, जिसके चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहरहाल मामले की जांच प्रशासन के जरिए की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आबकारी विभाग भी कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। अलवर के सिरिसेट से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान मालिक के साथ महिला के भागने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने एसपी से पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई है। दरअसल 21 मार्च को रोज की तरह राधे श्याम अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर से काम करने के लिए निकला था। इसी दौरान पीड़ित की पत्नी पूजा अपने घर पर सोते हुए बच्चे को छोड़कर मकान मालिक रविंद्र के साथ फरार हो गई। पीड़ित का आरोप है कि घर पर रखे 72,000 रुपए और करीब 1.5 लाख के जेवरात भी वो ले गई है। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में पत्नी के भाग जाने का मामला दर्ज कराया था। बीते 1 महीने में पीड़ित कई जगह अपनी पत्नी की तलाश भी कर चुका है, पर पत्नी का अब तक कुछ पता नहीं चला। ऐसे रहता था हाउसिंग बोर्ड पे, मैं किराए पे रहता था। मेरी बीवी भाग गई, मकान वाले के साथ भाग गई, जो लड़के के साथ, उसका नाम था रविंदर। चोरों को छोड़ के सूता छोड़ के भाग गई। 21 मार्च को गई थी वो 4 बजे का टाइम था। लड़के को सूता छोड़ के और वो गई। मैं 5 बजे मकान पे आया काम करने के, तो वहाँ से चली गई, मिली नहीं मेरे को। फिर मैंने लड़का जगाया तो कोई पता नहीं था। जेवर थे 1.5 लाख रुपए का 72,000 रुपये केस थे, वो ले गई। मैंने कोतवाली में भी रिपोर्ट कराई, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई कुछ भी। 2 बगत यहाँ एसपी साहब को दे दी, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। खबर धौलपुर से है, जहां पर जुबली हॉल के पास स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की है और बाहर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए रास्ता तक जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक बच्चा गिरने से गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद उसके पिता बच्चे को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़े अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन कुछ समय बाद इलाज के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। घटना छत पर से लड़का गिर गया था। मैं बाड़ी से लेके मनोज त्यागी पे लेके गया था। मनोज त्यागी ने एक बोतल चढ़ाई थी, बोतल चढ़ा के बाद जांच के लिए भेज दिया। सीटी किंग बोलते हैं ना, वो वाली। और वहाँ पे सीटी करवा के लाया तो बोतल फिर लगा दी आधी वाली। आधी बोतल चढ़ा के बोतल निकाल दी कि अब बोतल नहीं चढ़ेगी। और एक गोली दी है, गोली दे के 4 घंटे बाद अब दवा दूंगा। 4 घंटे के बाद में लड़का जब तक गोली दी है खत्म हो गया। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम किशोर। और बाहर निकाल के रख दिया है मेरा बच्चा। एक पेशेंट आया था, मरीज का नाम था किशोर, साइडी बाड़ी से आया था। मरीज छत से गिरा हुआ था, मरीज के सर में चोट थी। मरीज को तुरंत अटेंड किया गया, तुरंत देखा गया। देख के तुरंत मरीज की सीटी स्कैन कराई गई। सीटी स्कैन में सर में चोट थी उसको, और मरीज को आगे रेफर की सलाह दे दी गई। मरीज को आगे रेफर कर रहे थे अपन, मरीज को प्राइवेट में आगे रेफर किया गया, लेकिन मरीज के अटेंडेंट आगे न ले जाकर और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ चालू की। झुंझुनू में परिसीमन के खिलाफ ग्रामीणों ने बुहाना एसडीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि शहर का बास गांव अब तक पचेरी कला पंचायत का हिस्सा है, लेकिन पंचायतों के पुनर्गठन में शहर के बास को नव सृजित शहर पंचायत में जोड़ा जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पचेरी कला से शहर का बास का आज का नहीं बल्कि 7 दशक पुराना रिश्ता है। शहर का बास हमेशा से ही पचेरी कला पंचायत का हिस्सा रहा है। शहर का बास गांव के नजदीक भी पचेरी कला ही पड़ता है, जहां पर आने जाने के साधनों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन अगर शहर को पंचायत मुख्यालय बनाकर शहर का बास को उसमें शामिल किया जाता है तो सभी ग्रामीण परेशान होंगे। शहर का बास
पचेरी बड़ी ग्राम पंचायत में 70 साल से जुड़ा हुआ है पहले से, और बड़ी संबंध में हमारे गांव शहरकाबास को शहर के नीचे लगा दिया है। ये गलत है। शहर की दूरी है वो बहुत ज्यादा दूरी पड़ती है, बीच में अगर जब नदी की है तो हमको बहुत उससे परेशानी है। देखो, आज अभी ग्रामवासियों की तरफ से जो भी प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुआ है एज ए आपत्ति कि भाई आप है ना पहले ग्राम पंचायत पचेरी कला में थे और अभी आपको शहर गांव को पचेरी कला से शहरकाबास को शहर में जोड़ा जा रहा है, जिसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है। जो भी आपकी आपत्ति है उनका मैं विस्तार पूर्वक देखूंगी पूरा, और उसका जरूरत पड़ी तो उसका मौका भी देखेंगे। और अगर आपके साथ में विशेष रूप से ऐसा लगेगा कि भाई अन्याय हो रहा है तो मैं पुरजोर उसका समर्थन करूंगी, और मुझे जितना होगा मैं पूरा सहयोग करूंगी। जोधपुर पुलिस ने रातानाडा थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस रोड पर फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक जोधपुर में बैठकर शातिर अमेरिका के बुजुर्गों के निजी डेटा दूसरी कंपनियों को बेचा करते थे। इस पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। माइक्रोलॉजिक इन्फोटेक, कितना सीधा सपाट और दो टुकना। लग नहीं रहा कि इस नाम के पीछे कोई गड़बड़ घोटाला होगा, लेकिन असलियत में इस नाम की आड़ में वो खेल खेला जा रहा था जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जी हां, कहने भर को माइक्रोलॉजिक इन्फोटेक के ऑफिस में कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, लेकिन इसका असल धंधा कुछ और था। एसीपी कलाल के मुताबिक कॉल सेंटर संचालक अमेरिका के बुजुर्गों के निजी डेटा दूसरी कंपनियों को बेचता था। पुलिस ने डिवाइसेस में रिकॉर्डिंग भी बरामद की है, जिसमें विदेशी नागरिकों से उन्हीं के लहजे और भाषा में बात करते हुए मेडिकल, ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस, डिलीवरी सर्विस और दूसरी सुविधाओं की सर्विस देने की बात कही जा रही है। और जातीय जनगणना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। क्या क्या स्टेप उठाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से न्याय मिलना चाहिए। इसमें जो है ये करने के मायने क्या है, आज तेलंगाना सरकार ने किया है, राहुल जी उसको ब्रीफ कर रही थी, किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कदम उठाए हैं। एक प्रकार से वो मॉडल बन गया है, उसको स्टडी करना चाहिए भारत सरकार को, जिससे कि आसानी हो जाए उनको आगे बढ़ने के अंदर, मेरा मानना है। और जरूरी भी था तो देश के हालात हैं, 70-75 साल के बाद में भी अगर हमारे जो भाई बहन हैं SC के, ST के, OBC के, सामाजिक सद्भावना बने रहे देश के अंदर, जाति पे, धर्म पे, आम लोगों पे प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, ये देश की ताकत होगी। हम मुकाबला किसी से भी कर सकते हैं। देश और दुनिया के कोई हमारा जो दुश्मन देश है उसमें पहली शर्त होती है उस मुल्क के नागरिक क्या सोचते हैं, उस देश के नागरिक क्या सोचते हैं। देश के नागरिक जब साथ होते हैं, जब 71 के बाद जो हुआ था इंदिरा जी के वक्त में, पूरा मुल्क एकजुट था, हम विजय हो गए। पहली शर्त ही होती है। आज राहुल गांधी जी ने सबने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि पूरा विपक्ष आपके साथ में है। अब ये बार बार मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसमें जो है बाकी लोगों को कोई बहस कमेंट करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कह चुका है कि सरकार और प्रधानमंत्री निर्णय करे और वो सोच समझ निर्णय करे। उसमें हम लोग अगर कमेंट करेंगे जो कई लोग कर रहे हैं, वो उचित नहीं मानता मैं उनको, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय करना कि हम आतंकवाद को किस प्रकार नेस्तनाबूद करेंगे, अपना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोच समझ के निर्णय करना पड़ेगा, जिससे ये हमारे देश के हित सुरक्षित रहे। पहला काम ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरा फ्री हैंड जो दिया गया है सत्ता पक्ष को, एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी जी को, एक स्वर में विपक्ष ने कहा है। मैं समझता हूँ कि दो घटना में मानता हूँ, एक तो वो होगी, एक